सरकारों द्वारा सवाल अक्सर करा जाता है कि आप चुनाव क्यों लड़ते, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में आपने देखा था, चुनावों का बहिष्कार करा था विपक्षी पार्टी ने, हुआ क्या? उस वक्त वो जो पार्टी थी बहिष्कार कर दिया, चुनाव आयोग ने चुनाव को नहीं रोका और उसके बाद भी चुनाव हुआ, जीत गए वो अनअपोज। गुजरात में ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, किस तरह से 700 से ज़्यादा सीटों पे अनअपोज कैंडिडेट जीते, एक भी वोट नहीं डला, एक भी वोट। निकाय चुनावों में आपने देखा था ना, धन बल के जरिए, दंड बल के जरिए, बाहुबल के जरिए वहाँ पे कैंडिडेट्स को सबको बिठा दिया गया और उनके बाद चुनाव वहाँ पे जीत लिया गया। तो इस तरह से अगर विपक्षी पार्टियाँ बहिष्कार कर देंगी और विपक्षी पार्टियाँ मना कर देंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं लड़ रहे तो मत लड़ो भाई, 2-4 निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो निर्दलीयों के ऊपर आँच ना आ जाए, इसलिए चुनाव कैंसिल नहीं करे जाएंगे। आप पार्टी से खड़े हो, मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, हक मेरा भी है चुनाव लड़ने का, हक आपका भी चुनाव लड़ने का, तो मैं अपने हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, साहब ये चुनाव कैंसिल नहीं होना चाहिए, मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ, व्यक्ति को पूरा अधिकार है इसको चुनाव लड़ने का, इसको चुनाव लड़ने दिया जाए, चुनाव कंडक्ट करो। विपक्षी पार्टी तो बाहर बैठी हैं। आज कम से कम सत्ता में आने के बाद उनके पास कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, 40% आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष तो है ना सदन में, कहीं ना कहीं तो हम प्रेशर डालने की कंडीशन में है। जैसे हरियाणा में भी ये बात हुई थी, 48 सीटें उनके पास गई, 35 सीटें हमारे पास आई, तो हमारे पास एक मजबूत विपक्ष तो है ना 35-37 सीटों के साथ। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। सर, ममता बनर्जी ये भी कह रही कि जितने वोट एसआईआर में काटे गए, हाँ, उतना ही अंतर मेरी हार में। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, ये तो सब आंकड़ों से जाहिर है। करीब करीब 32 लाख वोटों से जो है हार जीत का अंतर आया है, भाजपा के वोट और टीएमसी के वोट, और 27 लाख वोटर आपने काट दिए। 5 लाख वोट का इधर उधर से डिलीशन कर दिया, और उससे पहले जो वोटर्स का डिलीशन करा, जो वैलिड वोट थे, उसके बावजूद भी वो आंकड़ा बैठता है 61 लाख के आसपास का जाके। तो ये इन्होंने पहले से रणनीति बना के चली थी। जब हम एसआईआर का विरोध कर रहे थे, सब हम तमाम विपक्षी दल भी एसआईआर का विरोध वो इसीलिए कर रहे थे कि एसआईआर के बहाने जो हैं चुन चुनकर वैलिड वोटर्स जो हैं और जो टीएमसी के घोषित वोटर हैं या कांग्रेस के घोषित वोटर हैं उनको काटा जाएगा, और ये चीज़ सबके सामने आज आ गई है। बार बार यही बात करी है कि बंगाल बीजेपी ने जीत लिया, बंगाल बीजेपी ने जीत लिया। आप ये भी तो बोलिए एक बार कम से कम कि तमिलनाडु बीजेपी हार गई, केरल बीजेपी हार गई ये भी तो बोलिए। लेकिन तमाम मीडिया आज इसी बात पे चर्चा कर रहा है कि बंगाल बीजेपी ने जीत लिया। अरे भाई, केरल भी तो हारी है, इस बात से भी शुरुआत करो यार, कहीं तो तसल्ली दो। क्यों जरूर बीजेपी को हाइप देनी है कि बंगाल बीजेपी जीत गई? बंगाल बीजेपी जीती नहीं है, उसने हत्याया है, डकैती करी है, सीधी डकैती, चोरी भी नहीं डकैती करी है, खुलेआम डकैती। मुक्ति दिलाया है बंगाल को। हाँ, ऐसी मुक्ति दिलाई है कि आज पूरा बंगाल जल रहा है। पूरे बंगाल में जगह जगह आगजनी हो रही है, पूरे बंगाल में जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है। पूरे बंगाल में लोग दूसरे के घरों में जो उनके विरोधी हैं पर्सनली बुलडोजर ले लेके जाके उनके घर पे चला रहे हैं। शासन प्रशासन का काम होता है बुलडोजर चलाना किसी अवैध निर्माण पे, लेकिन वहाँ पे लोग अपनी खुन्नस उतारने के लिए, अपनी गुस्सा निकालने के लिए दूसरों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। और यही अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये नारी शक्ति की बात करने वाली बीजेपी, अभी जब पीछे परिसीमन की आड़ में जो पूरे देश को मूर्ख बनाया गया था, अब आप देखिए कि किस तरह की हरकतें कर रहे हैं बीजेपी के सारे सपोर्टर, बीजेपी के सारे नेता। ममता बनर्जी का प्रतिरूप बना के उनके गले में रस्सी बांध के और आगे मोदी का मुखौटा लगा के व्यक्ति जो है उनको खींच रहा है, ये नारी शक्ति है, ये नारी वंदन है। दूसरी जगह आप देखिए ना, वहाँ पे एक औरतें महिलाएं ही हैं, उसमें तो और भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि महिलाएं हैं, 4-5 महिलाएं, और उन्होंने एक महिला को जो है वो बना रखा है, ममता बनर्जी का प्रतिरूप दे रखा है, और वो पीछे से बोलते हुए भी शर्म आती कि वो पीछे से बांस लेके उनके पीछे लेके चल रही हैं। ये नारी वंदन है, ये इनकी मानसिकता है। और अभी ये ताजे आपने देखा उत्तराखंड में एक और बीजेपी का नेता जो है वो लड़की के साथ दुराचार करते हुए पकड़ा गया है। तो ये इनका नारी शक्ति अधिनियम है, वंदन है, कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और इनकी यही हरकत है। टोटल चुनाव में डकैती हुई है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊँ। जी, क्या लग रहा है, कुछ अगर वो जाती हैं तो कुछ उससे सोल्यूशन मिलेगा? नहीं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, भारत का अंदरूनी मामला है। ये मुझे पता नहीं उन्होंने किस तरह से क्यों बयान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये भारत का अंदरूनी मैटर है, भारत के अंदरूनी राज्य का मैटर है। इसमें जो कुछ करेगा हमारा चुनाव आयोग करेगा, जो कुछ करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और वो गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि दोनों ही कुछ नहीं करेंगे ना चुनाव आयोग कुछ करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। लेकिन जो बार बार सर ये शुभेंदु अधिकारी भी ये कह रहे हैं जो हमें वोट दिया हिंदुओं ने, हम उनके लिए काम करेंगे, हाँ ये जी, बयान दिया है। गलत है ना ये। आपने हिंदुओं ने आपको वोट दिया, आप हिंदुओं के लिए काम करो, मुसलमानों को भूल जाओगे। भारत के 20 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ के आसपास आज की डेट में करीब मुसलमान भारत में मौजूद हैं, उनके लिए आप काम नहीं करोगे कि ये तो कौन सी बात हुई? ये तो परिपाटी फिर हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। कल को फिर आप सरकार बदलेगी, फिर सत्ता बदलेगी, तो आपके जितने समर्थक हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? इसका मतलब सरकार ये चुन के सड़क बनाएगी कि ये सड़क सिर्फ हिंदुओं के लिए और ये सड़क मुसलमानों के लिए, ये सड़क मुसलमान यूज़ करते हैं मैं इसे बनाऊंगा ही नहीं, और ये सिर्फ हिंदू यूज़ करते हैं, या फिर हरिद्वार की तरह ये काम होगा कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है हर की पैड़ी पर। ये पूरे देश में आप मैसेज देना चाहते हैं, ये तो हमेशा के लिए गलत है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी ये चीज़ मायने नहीं रखती। तो हिंदू मजबूत करेंगे ना सर, हिंदू को देखिए मजबूत बेतु करेंगे। की बात, हिंदू मजबूत करेंगे, हिंदू मजबूत करेंगे, हिंदू कमज़ोर कब है?
कमज़ोर पार्टी है, हिंदू कमज़ोर नहीं है। और कमज़ोरी और ताकतवर किससे दिखाना है आपको? आपस में ही लड़ना है, अपने घर में धींगा मुश्ती करनी है, अपने घर में कुश्तीबाजी करनी है, अपने भाई से लड़ना है। जो इस देश में तरक्की में जितना हिंदू योगदान दे रहे हैं उतना भी मुसलमान योगदान रहे हैं। हिंदू अगर 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहा है तो मुसलमान भी 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहा है। हिंदू को अगर सिलेंडर 913 का मिल रहा है आज की डेट में तो मुसलमानों को भी 913 का मिल रहा है। कहाँ पे उन्हें कोई ऐसी एडवांटेज मिल रही है कि जो उन्हें फ़ायदा पहुँचा रही हो कि मुसलमानों को ये एडवांटेज है सिर्फ और हिंदुओं को ये एडवांटेज नहीं है? कोई भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है सिर्फ मॉब लिंचिंग। मुसलमानों की गौ रक्षा के नाम पे और दाढ़ी टोपी देखते हैं उनके नाम सामने जय श्री राम पढ़ने का नारा जो शुरुआत करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, वहाँ पे उनके साथ होता है। बाकी सब जगह तो मुसलमान बराबर हैं। दाढ़ी टोपी देखी और शुरू हो गए लड़ाई झगड़ा करना, लिंचिंग करना। सिर्फ उन्हें वो मुफ्त में मिलती है, बाकी कहीं कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता उन्हें। तो ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? देखिए ठीक है, वो नहीं दे रही है, अभी उन पर हार की खींच है, लेकिन उनके इस्तीफे देने या जाने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो इस्तीफा नहीं भी सौंपती तो नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। कह रही जनता ने नहीं मुझे हराया, मुझे ईवीएम और वोट चोरी बिल्कुल सही बात है, ये जनता ने, बिल्कुल वो सही बात कह रही है कि जनता ने नहीं हराया, बात उनकी सही है। लेकिन एक व्यवस्था जो होती है संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से वो चुनाव हार चुकी हैं। चुनाव हारने के बाद एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि इस्तीफा जाके सौंपा जाए। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देनी तो भी नए चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पिछली विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। और अब तो वो विधायक भी नहीं है, विधायकी का भी चुनाव भी हार गई है, तो जाहिर सी बात है उनकी सदस्यता तो वैसे भी खत्म हो गई है, विधानसभा में वो जा ही नहीं सकती, तो किस तरह से वो लड़ेंगी? ये तो सिर्फ एक कहने की बात है, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा था चुनाव आयोग को कि 45 दिन से पहले मतलब सीसीटीवी शेयर कर दो, लेकिन चुनाव आयोग वो वीडियो जो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं शेयर कर रहा? करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं। जैसे अभिषेक बनर्जी ने आवाज़ उठाई है कि हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए, उन्होंने बोला है, उन्होंने एप्लीकेशन भी देनी शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया ना चुनाव आयोग को, जी जी जी, बोला हुआ है कि आपको शेयर करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ बात मानते का है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि किसी भी वैलिड वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, जब तक ये मामला पूरा ना हो जाए तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पहले 91 लाख वोट काटे गए, फिर 66 लाख वोट पे आए, और उसके बाद भी 27 लाख वोटर्स को जो है वोट देने से वंचित कर दिया गया। और वो 27 लाख वोटर को वोट देने से वंचित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर कोई संज्ञान लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं आदेश जारी करा कि अभी इलेक्शन रोकिए, जब तक इन 27 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन नहीं होता कि वैलिड हैं या नहीं है, जब तक एक मतदाता का परीक्षण नहीं हो जाता, पुनर्निरीक्षण नहीं होता, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो 1 या 2 महीने आराम से खिसका सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पता है क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की आज की डेट में सबसे बड़ी खासियत है, वो जितनी भी टिप्पणियाँ करता है वो विपक्ष को खुश करने के लिए करता है, लेकिन जितने भी फैसले देता है लिखित में वो सारे के सारे सत्ता पक्ष के फेवर में जाते हैं। कोई सा भी आप उसका फैसला उठा के देख लीजिए, आपको याद होगा अनिल मसीह का चुनाव, मेयर चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुआ था, उसमें साफ साफ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या करी थी? ये व्यक्ति सलाखों के पीछे होना चाहिए, और वो व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं, वो आराम से घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया उस पर? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई संज्ञान लिया? जब महाराष्ट्र में विधानसभा में दल बदल हुआ था और उसके बाद जो उनकी विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, क्या उस पर कोई फैसला लिया? उस पूरी विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो गया, नए चुनाव भी आ गया, महाराष्ट्र में चुनाव हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और उसके बाद भी अभी तक उस पर फैसला नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में, जिसे मैं कहते हैं ना, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, स्टेट्स से भी है। स्टेट्स मतलब यही होता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, कहीं भी कोई मुकदमा चलता है तो स्टेट वर्सेज XYZ, स्टेट वर्सेज XYZ इस तरह से होते हैं। तो स्टेट से उनका मतलब ये था। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब ये बात लगाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी बैठा रहेगा, अभी वो बात करेंगे, चुनाव आयोग उस पर कोई ना कोई टिप्पणी कर देगा, नहीं जी अभी इसमें टेक्निकल ग्लिच है, आपने एप्लीकेशन सही नहीं दी, आपने एफिडेविट नहीं लगाया, कोर्ट फीस सही नहीं लगाई, कुछ भी XYZ करके वो मामले को लटकाएगा चुनाव आयोग। और उसके बाद आगामी जून में भी ये महीना आते आते जो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगी छुट्टियाँ, ग्रीष्मकालीन अवकाश सुप्रीम कोर्ट में पड़ जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट वापस खुलेगा, जुलाई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जाके खुलेगा, तब तक 45 दिन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग कहेगा साहब 45 दिन खत्म हो गए, हमारा मामला खत्म, अब हम चुनाव को, हमने तो वीडियो फुटेज ही नष्ट कर दी, और यही होगा, लिख के लीजिए आप। तो आपको उम्मीद है सर कि बंगाल के अंदर शांति व्यवस्था बने रहेंगे? बन जाएगी। अभी तो खैर फिलहाल हालात बहुत ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी शांत होता है और लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में फ़र्क तो पड़ेगा। खैर देखिए, हमेशा लड़ाई तो नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो पर। लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या हो रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाली जो बात थी, शांति व्यवस्था तब अच्छी रहती है अगर शांति से चुनाव भी कराए जाते तो। लेकिन जिस तरह से चुनावों की डकैती हुई है, ये डकैती आने वाली व्यवस्था को जन्म दे चुकी है। तो तमाम विपक्षी पार्टी ईवीएम में सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो चुनाव क्यों लड़ते हैं फिर? देखिए, यही सबसे बड़ी मजबूरी है, और ये